नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। बात आज अब हम करेंगे किस तरह से आप अपने बच्चों का भविष्य संवारें। और देखिए, इसके लिए आपको आज अभी और इसी वक्त से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी होगी। सही समय पर बेहतर प्लानिंग न सिर्फ बच्चों का भविष्य सुधारने में मदद करेगी, बल्कि इससे बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च को लेकर जो आपकी चिंता है वो भी खत्म हो जाएगी। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग, किन स्कीम्स में करें निवेश, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल। स्वागत है पंकज जी आपका शो में। थैंक यू। और ज्यादातर हमने ये देखा है पंकज जी कि लोग ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, उसमें बहुत लंबा वक्त आपको देना पड़ता है। तो लोग आज के बजाय कल, कल के बजाय परसों, अक्सर हमने देखा है इस प्लानिंग को टालते रहते हैं। अगले साल से करूंगा, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। इसीलिए हमने सोचा कि लोगों को बताया जाए कि किस तरह से जल्दी शुरुआत आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो एक एक करके मैं पॉइंट्स के ऊपर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले समझना चाहूंगी आपसे कि क्या आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि ये तो बहुत लंबा वक्त है, हम कुछ देर बाद शुरुआत कर लें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही बात है। अक्सर ऐसे केसेस ही मिलते हैं जहां पर लोग सोचते हैं कि अभी पहले गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, लेकिन जहां तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज या अपना खुद का रिटायरमेंट हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए लोग नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। तो उसमें आदमी पहले यही सोचता है कि पहले जो जल्दी से चीज़ें हैं उनको पहले पूरा किया जाए। लेकिन ये शायद सही नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी ही आसानी होगी अपने लॉन्ग टर्म के गोल को अचीव करने के लिए। तो हकीकत में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लंबे अवधि के जो गोल हैं उनकी प्लानिंग करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जी, और इसमें लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। किस लक्ष्य के लिए आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, कौन सा फंड आपके पास है, ये तमाम चीजें आपको शुरू में ही सोच लेनी चाहिए और उसके बाद निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। तो पंकज जी, मैं आपके पसंदीदा फंड्स भी आज जरूर जानूंगी, और कौन सी वो जगह है जहां निवेश करके हम अपने बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रख सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन किसी भी जगह निवेश करने के पहले गोल बनाना कितना जरूरी है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब लंबी अवधि के निवेश की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं। एक तो है महंगाई। तो आप अगर आज सोचते हो कि बच्चों की पढ़ाई पर जो भी आप उनके लिए सोच रहे हो, क्योंकि माता पिता हमेशा सोचते हैं कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी पढ़ाई का इंतजाम किया जा सके, बच्चे बड़े होके कुछ अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये सबकी ख्वाहिश होती है। तो लेकिन ये भी देखना होता है कि अगर आज की तारीख में उस तरह की शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो भविष्य में अगर वो जो आपके लक्ष्य है वो 10 साल के बाद होगा या 15 साल के बाद होगा, तो महंगाई के हिसाब से उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए जब आप गोल तय करते हैं, एक तो चीज़ ध्यान रखें कि एक आज की तारीख में कितना खर्च होगा, और आज से जब वो गोल आपको अचीव करना होगा, जिस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त महंगाई को ध्यान में रखते हुए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात क्या होती है, जब लंबी अवधि की आप बात करते हो तो समय होता है आपके पास। आप भले ही छोटी रकम से स्टार्ट करें, लेकिन समय के साथ क्योंकि आप उसको बढ़ा सकते हो तो ये आसान हो जाता है। दूसरी बात होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो, आप कोई भी पैसा निवेश करोगे, चाहे वो आप आरडी करो, एफडी करो, एसआईपी करो या सुकन्या समृद्धि स्कीम करो, कोई भी स्कीम में आप निवेश करेंगे, उसके ऊपर जो सालाना आपको ब्याज मिलेगा, अगले साल में आपका जो प्रिंसिपल है वो भी, और जो आपको ब्याज मिला वो भी बढ़ेगा। तो इससे लंबी अवधि में जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, उससे आपका फायदा बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें, चाहे छोटी रकम से करें, लेकिन शुरुआत जल्दी करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, और हमेशा एक अमाउंट के साथ एक तो रियलिस्टिक गोल हो और जो रकम है वो तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे पैसा जोड़ना है, लेकिन कितना जोड़ना है, कितने समय में जोड़ना है, वो बात भी तय करना बहुत ही जरूरी है।
बिल्कुल, तो जल्दी आप शुरुआत करें और इसके लिए महंगाई दर का आप ख्याल रखें। ये दोनों बातें पंकज जी ने अभी बताई। और वैसे भी जब आप अपने बच्चों की फीस भरते होंगे स्कूल में, तो आपने देखा होगा कि हर साल जो फीस है वो बढ़ जाती है। आज जितनी फीस है 10 साल बाद उतनी नहीं रहेगी। 10% तो एक एवरेज रेशियो है फीस बढ़ने का। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो वहां आपको इन्फ्लेशन रेट का भी ख्याल रखना चाहिए। और पंकज जी, इन्फ्लेशन रेट कितना मैं मान करके चलूं? क्या 5 से 6% अगर मैंने माना है और उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग की है, तो इतना ठीक होगा या और ज्यादा सोच के चलना चाहिए? देखिए, जनरल इन्फ्लेशन और एजुकेशन के इन्फ्लेशन में अंतर है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो पढ़ाई की फीस है वो 10% से हर साल बढ़ती रहती है, चाहे वो स्कूल फीस की बात हो, कॉलेज की बात हो या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात हो। तो आप अगर पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप हायर स्टडीज़ या प्रोफेशनल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 10%, 10% हर साल का इन्फ्लेशन कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप बच्चों की शादी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर 7%, 6% की महंगाई दर को आप लेके चल सकते हैं। आप हर चीज के लिए सेम महंगाई दर कंसिडर ना करें। पढ़ाई में हमेशा हमने देखा है, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो या किसी भी तरह की प्रोफेशनल स्टडीज हो, वहां पर 10% के हिसाब से सालाना महंगाई बढ़ती जाती है, क्योंकि चाहे वो स्कूल की, कॉलेज की फीस हो या बुक्स की कीमत हो, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। बिल्कुल, तो किस तरह से आप अपने बच्चों का भविष्य संवारे, कैसे उनके भविष्य के लिए आप प्लानिंग करें, किस तरह से निवेश करें और कहाँ निवेश करें, ये भी हम आज आपको बताने वाले हैं। और पंकज जी, जैसा हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए जब हम शुरुआत से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो एक बहुत लंबी अवधि का निवेश होता है। बच्चा भी छोटा है और आप उसकी शादी के लिए निवेश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक लंबा पीरियड बीच में रहेगा। और ये भी हम हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म निवेश अगर आपको करना है तो इक्विटी काफी फायदेमंद रहेगा। तो क्या बच्चों की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे मुफीद होगा इक्विटी फंड? बिल्कुल, देखिए, किसी भी गोल के लिए एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका निवेश जगह जगह पे होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की जो एसेट्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो या गोल्ड है, इस तरह से आपका निवेश बटा हुआ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये लंबी अवधि का निवेश है और हमने हमेशा देखा है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दिलाने की क्षमता रखती है। चाहे शॉर्ट टर्म में भले ही हमने देखा है कि शेयर मार्केट थोड़ा उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में देखा जाता है, लेकिन अगर लंबी अवधि है तो इक्विटी मार्केट ही आपको अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। और जैसा हम बात करें कि महंगाई की दर को आपको बीट करना है, लंबी अवधि में महंगाई की दर से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप भले ही अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों को शामिल करें, लेकिन ध्यान रखें कि इक्विटी का एलोकेशन जो है, शेयर मार्केट पर आधारित जो स्कीम है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हो, लेकिन वो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन थोड़ी मात्रा में आपके पास में डेट इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इक्विटी में हमेशा ही थोड़ा खतरा रहता है, रिस्क रहता है, तो इसलिए डेट में भी आपको अपने पैसे जरूर लगाने चाहिए। और पंकज जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि सुकन्या समृद्धि योजना किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि बच्चियां अगर घर में हैं, आपके पास छोटी बच्चियां हैं, 1 या 2, तो किस तरह से दोनों बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पहले उनका रुख कर लेते हैं। कविंद्र सालुके जी ने हमें फोन किया है। स्वागत है सर शो में आपका। पोर्टफोलियो है आपका हमारे पास, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में बताएं कि किस तरह से आप निवेश कर रहे हैं, आगे आपकी क्या योजना है, क्या लक्ष्य आपने बनाया है? मेरे 2 सवाल है मैडम। पहला सवाल है कि मेरा अभी 3 SIP चालू है ELS स्कीम में। एक है टाटा टैक्स सेविंग फंड, दूसरा DSP टैक्स सेवर फंड और तीसरा है बिरला सन लाइफ 96। 1000 रुपए का SIP है तीनों में। ठीक है। और मैं ये 3000 से 6000 करना चाहता हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट। तो कौन से फंड ले लूं मैं? और ऑलराइट, और आपने अपना क्या गोल सेट किया है? जी हाँ। और दूसरा एक है, मेरे एक भाई की लड़की है, छोटी, अभी 1-1.5 साल की है, तो उसके लिए 15 साल से ज्यादा टाइम होराइजन को रखते हुए कौन से 2 फंड सजेस्ट किए हुए उसके फ्यूचर के लिए? ठीक है। और वैसे भी आज हम बच्चों के लिए कैसे आप प्लानिंग करें, उनका भविष्य आप कैसे संवारें, सुधारें, इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। और पंकज जी, देखिए, इनके 2 सवाल हैं और उनमें एक तो आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही है। भाई के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के लिए निवेश करना है, 15 साल का टाइम हॉरिजन इनके पास है, तो किस तरह से निवेश इन्हें करना चाहिए, किन फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, बताएं इन्हें आप।
जी, पहले तो जो आपका सवाल है कि आपको ईएलएसएस में ऑलरेडी 3 स्कीम में कर रहे हैं, मेरा सजेशन है कि आप ज़्यादा स्कीम ना बढ़ाएं। तीनों स्कीम आपके पोर्टफोलियो में अच्छी हैं, उन्हीं स्कीम में आप रकम बढ़ा दें, एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दें, तो उन्हीं में आप आगे बढ़ते रहें। और दूसरी बात, हालांकि ईएलएसएस का जो लॉक इन है वो 3 साल का है, लेकिन हमेशा इसको किसी गोल से आप लिंक कर दें, आपका टैक्स तो बचेगा ही, लेकिन साथ में आपको भविष्य में जिस जरूरत के लिए पैसे की जरूरत है उस गोल से इसको लिंक कर दें और उसमें निवेश करते रहें। तो टैक्स सेविंग एक मुद्दा है, लेकिन साथ में जरूरी है कि जब भी आप निवेश करते हैं वो किसी ना किसी गोल से लिंक हो, ताकि आप समझ सकें आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या कभी आपको अगर रकम बढ़ाने की जरूरत पड़े गोल के हिसाब से, तो भी आपको वो समझ में आएगा। दूसरी बात, जहां तक भाई के लिए आप बात कर रहे हैं निवेश करने की, क्योंकि 15 साल का समय है और मैं हमेशा बोलता हूं कि लंबी अवधि के लिए इक्विटी में ही निवेश ज्यादा करना चाहिए, तो यहां पर 2 स्कीम, एक लार्ज कैप फंड और एक मिड कैप फंड में आप एसआईपी चालू करें। लार्ज कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये फंड आप रख सकते हैं, और मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये फंड आप सिलेक्ट करें। 2 फंड में आप एसआईपी स्टार्ट करें और समय के साथ अपने एसआईपी का अमाउंट को बढ़ाते जाएं, ताकि आपको जो रकम की जरूरत हो वो जल्दी आपकी अचीव हो सके। पंकज जी, ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे सुकन्या समृद्धि के बारे में लौट करके आपसे पूछूंगी, लेकिन जैसा अभी कविंद्र जी का सवाल था इनके भाई को, क्या आप सुकन्या समृद्धि रेकमेंड करेंगे कि वो अपनी बेटी के लिए पैसा यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर आप बहुत छोटी रकम 2000 रुपये ही निवेश कर रहे हैं तो पहले आप इक्विटी से कर लें, आप बाद में सुकन्या समृद्धि स्कीम ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक ठीक ठाक रकम से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि 80% आप इक्विटी में करें, लेकिन 20% जो है वो आप डेट में करें। और डेट में सुकन्या समृद्धि स्कीम बिल्कुल एक बच्ची के, लड़की के भविष्य के हिसाब से, अगर गर्ल चाइल्ड है तो ये बिल्कुल अच्छा विकल्प है। हम बात कर रहे हैं किस तरह से आपकी आज, अभी और इसी वक्त से शुरू की गई प्लानिंग आगे चल करके आपके बच्चों का भविष्य संवार सकती है। लगातार हमारे साथ ऑप्टिमा मनी से पंकज मटपाल जी बने हुए हैं। और पंकज जी, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप पीपीएफ के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि ये दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट, जैसा आपने कहा था निवेश जरूर होना चाहिए, ये दोनों ही उसका काम करते हैं, प्लस यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग भी एक अच्छा जरिया है। बिल्कुल, हम डेट की बात करें तो वहाँ पे दोनों स्कीम अच्छी हैं, क्योंकि आपको इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है जब आप निवेश करते हो। सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स का एक्ट है उसके अंदर आपको छूट मिलती है, लेकिन लिमिट जो है 1.5 लाख की ही है। तो 1.5 लाख में आप सुकन्या समृद्धि स्कीम करें या पीपीएफ करें या फिर जो दूसरी योजनाएं हैं ईएलएसएस जैसी, उसमें निवेश करें। दूसरी बात यह है कि दोनों ही स्कीम, चाहे पीपीएफ हो या सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसका जो इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर कहीं और निवेश करते हैं, आप एफडी करते हैं, आप आरडी करते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में अगर दूसरी कोई स्कीम, टाइम डिपॉजिट जैसी स्कीम भी करते हैं, तो वहां पर जो उसका ब्याज आपको मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो आपकी जो एक्चुअल आय है आपके हाथ में वो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो रिटर्न्स मिलते हैं वो टैक्स फ्री हैं। दूसरी बात, पीपीएफ के बारे में बात आपने की। पीपीएफ के बारे का जो ब्याज है वो अभी 8% का है। हालांकि ये अभी क्वार्टरली रिव्यू होता है तो समय समय पर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, एक तो टैक्स फ्री है, दूसरी बात क्योंकि ये सॉवरेन स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। आपको कम से कम आपका जो प्रिंसिपल है प्लस जो ब्याज डिक्लेयर होगा वो आपको मिलता रहेगा। और 15 साल की योजना है, मतलब कम से कम 15 साल आपको ये चलानी है। उसके बाद 5-5 साल के ब्लॉक में इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर इसको आप रिटायरमेंट से लिंक करें या आप बच्चों की एजुकेशन से लिंक करके चलें, तो अगर आप सोचते हैं कि बच्चे अभी 15 साल के बाद ज़रूरत पड़ने वाली है, आप उसमें निवेश कर देते हैं और मिनिमम 500 रुपये करना होता है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक आप निवेश कर सकते हैं। आपको हर साल मिनिमम एक बार अकाउंट खोल दिया तो मिनिमम 500 रुपया निवेश करना है। उसके अलावा अपनी इच्छा पे है कि आप 1.5 लाख तक कितना कर सकते हैं। आप मंथली भी कर सकते हैं, आप एक साथ लमसम भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा है, उसमें आपको करना चाहिए। और जहां तक दूसरा ये है कि अगर बीच में कभी पैसे की और इन जरूरत दोनों पड़े, ही स्कीम्स में लॉक इन पीरियड है तो एक अनुशासन बना रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में लोगों का जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। अगर आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो लोग एसआईपी रोक देते हैं। और ये जो दोनों स्कीम्स है, यहाँ लॉक इन पीरियड होने के चलते आपका पैसा सेव रहता है। रमेश कुमार भट्ट जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
उनका रुख कर लेते हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताएं किस तरह से आप निवेश कर रहे हैं, भविष्य की क्या आपकी योजना है? सर मैं नमस्कार जी मैडम, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। नमस्कार। मैंने 2 साल 3 साल पहले आईसीसीआई मल्टी एसेट फंड ग्रोथ में किया और आईसीसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस और मल्टी कैप रिलायंस ग्रोथ में, रिलायंस लार्ज कैप फंड में, और इन सब फंडों में हजार रुपए मंथली डिपॉजिट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं रिटायर होने वाला हूँ 24 में। मुझे ये गाइड कीजिए मैडम कि ये अच्छा, मेरा गोल कुछ नहीं है, मैं ये अच्छा कॉर्पस फंड पाना चाहता हूँ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये क्या मेरा जो फंड है ये क्या सही है या कुछ चेंज की जरूरत है इन फंडों में? ऑल राइट, तो रमेश जी को रिटायरमेंट के वक्त एक अच्छा कॉर्पस चाहिए पंकज जी, और ये जो 4 फंड्स हैं और फिलहाल 1,000 रुपए की एसआईपी ये कर रहे हैं, इसमें क्या फायदा होगा और क्या एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे रिटायरमेंट तक? देखिए, आपके पास जो स्कीम है वो सभी अच्छी हैं, उनमें आप कंटिन्यू कीजिए। आप ऐसी स्कीम में जो इक्विटी मार्केट वाली स्कीम है, उस तरह की मल्टी कैप और लार्ज कैप फंड, आप करीब 12 से 15% तक का अपना रिटर्न एक लेके चल सकते हैं कि लंबी अवधि में जो एवरेज है। कई बार निवेशक इस बात को भी गलत तरीके से समझते हैं कि मुझे इस साल तो 5% ही मिला, तो 12% और 13% की हम क्यों बात करते हैं। ये एवरेज की बात कर रहे हैं, कभी कम भी होगा कभी ज़्यादा भी होगा, लेकिन अगर लंबी अवधि का एवरेज लेके चलते हो तो करीब आप 12-15% के बीच में उम्मीद लेके चल सकते हैं, हालांकि गारंटीड नहीं है। दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो में स्कीम सारी अच्छी हैं, लेकिन आपका मिड कैप में एक्सपोजर नहीं है, तो मेरी सलाह है अगर एक मिड कैप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ये थोड़ा सा और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि समय के हिसाब से हमने देखा है कि कभी लार्ज कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी जब रैली होती है तो मिड कैप जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं वहां पर रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर दोनों ही तरह की स्कीम्स हों तो आपके लिए बेहतर होगा, और समय के साथ आप बस इस अमाउंट को बढ़ाते जाइए, क्योंकि आप 4,000 का निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते जाएंगे तो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी। बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं रमेश जी। आगे आने वाले वक्त में एक अच्छा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और पंकज जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि ज्यादातर निवेशक जिनका सवाल भी हमारे पास आता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो ये कहते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में हमें हमारे फंड्स ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, घबराए हुए हैं, क्या करें, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और खास करके अब ऐसा वक्त जबकि इलेक्शंस भी सामने आने वाले हैं, कोई नहीं जानता मार्केट किस ओर जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्क है इक्विटी में। तो ऐसे में वो लोग जो अपनी एसआईपी रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर पैसे निकाल लेते हैं अपने फंड से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर लॉन्ग टर्म आपका निवेश है, आप अपने बच्चों के लिए निवेश कर रहे हैं, ऐसे में हमेशा एसआईपी जारी रखना कितना जरूरी है, कितना फायदेमंद है, और भविष्य में कितना आपके लिए फायदेमंद होगा? चाहे अभी मार्केट की जो भी स्थिति है, फ्यूचर में आपको फायदा मिलेगा और एसआईपी जारी रखनी ही चाहिए, इसके लिए क्या टिप्स हैं आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मार्केट नीचे हो और मार्केट में या फिर उतार चढ़ाव हो, ऐसे में एसआईपी बंद कर देना ये नासमझी है, क्योंकि अगर आप लंबी अवधि का निवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। अगर नीचे है मार्केट तो मतलब आपको सेम पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। तो आप सोचिए कि जब मार्केट ऊपर था तब आप निवेश कर रहे थे और मार्केट नीचे आया तो आपने बंद कर दिया, तो ये तो गलत है। आपको अपना निवेश उल्टा बढ़ाना चाहिए जब मार्केट नीचे होता है, या फिर जो एसआईपी है उसको कम से कम कंटिन्यू तो करे, तो इसमें बंद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब मार्केट तेजी में होता है और आप देखते हो कि पिछले 1 साल का रिटर्न बहुत अच्छा आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी स्टार्ट करते हो, और जब मार्केट नीचे आता है तो घबरा जाते हो। आप हमेशा देखिए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, तो उस 10 साल में कई बार ऐसा हुआ होगा कि मार्केट नीचे आया होगा, लेकिन जो आप एवरेज देख रहे हो कि 10 साल में आपको 15%, 20% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो कोई हर साल 20% नहीं थे, हर साल 15% नहीं थे, कई बार माइनस भी थे, कई बार नेगेटिव थे, लेकिन जो एवरेज आया वो आपका अच्छा आया। तो और यही आगे भी होगा। तो ये इक्विटी में जब आप निवेश करते हैं, इस बात को लेकर चलिए कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा ही, ये नेचर है इक्विटी मार्केट का। हाँ, अगर आपकी स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, नहीं रोकनी है, अगर ओवरऑल मार्केट अच्छा कर रहा है, आपकी स्कीम अच्छी नहीं कर रही है, तभी आप बंद करने का सोचें। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं पंकज जी। महावीर सिंह ने हमें फोन किया, तो उनका रुख कर लेते हैं। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताएं आपके पास कौन से फंड्स हैं और क्या गोल आपने सेट किया है, किस तरह से आप निवेश कर रहे हैं?
महावीर जी तक शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन अपना सवाल भेजा था उन्होंने हमें मेल के जरिए। उनका सवाल है हमारे पास पंकज जी, तो मैं आपको उनका सवाल बता देती हूँ। महावीर ने कहा है कि 2 साल से फिलहाल म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 19,000 की SIP फिलहाल चल रही है इनकी। 7 साल की अवधि के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में इनके पास काफी सारे फंड्स हैं जो इन्होंने भेजे भी हैं हमें। L&T मिड कैप फंड है, L&T इमर्जिंग बिजनेस है, एक्सिस ब्लू चिप है, कैनरा रुबेको इमर्जिंग इक्विटी है, मिराई एसेट इक्विटी है, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड है। तो इनका क्या ये सवाल है कि क्या इन फंड्स में बने रहना चाहिए या फिर इनसे निकल करके कहीं दूसरी जगह इन्हें निवेश करना चाहिए। पोर्टफोलियो को लेकर के अब क्या आप राय देंगे? देखिए, पोर्टफोलियो में इनके पास अच्छी बात है कि लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और इवन हाइब्रिड फंड, हर तरह के फंड्स हैं, तो इनमें बना रहना चाहिए। खाली इनका अगर ये देख ले कि जो एसेट एलोकेशन है उसमें डेट की मात्रा काफ़ी कम है। जो हाइब्रिड स्कीम है उसी में थोड़ा सा डेट है, बाकी सारी स्कीम जो है वो इक्विटी स्कीम्स हैं। तो अगर आप मॉडरेट से और ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। नहीं तो थोड़ा सा अपना डेट में एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं, एक हाइब्रिड स्कीम और आप इंक्लूड कर सकते हैं, या जो हाइब्रिड स्कीम है उसमें थोड़ा सा निवेश को बढ़ा सकते हैं। पंकज जी, आप फटाफट मुझे ये भी बता दें कि आपके पसंदीदा फंड्स कौन से हैं। अगर बच्चों के भविष्य को लेकर के कोई प्लानिंग कर रहा है तो पैसा कहाँ लगा सकता है? फंड्स आप क्या रेकमेंड करेंगे? लंबी अवधि की बात है तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड है, या SBI ब्लू चिप फंड, यहाँ पर आप निवेश करें। मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, L&T मिड कैप फंड, इस तरह के फंड लें। और साथ में थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ फंड्स ऐसे बने हैं जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल चिल्ड्रन गिफ्ट फंड या HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, इन फंड में भी निवेश करें। ये बैलेंस फंड हैं, इनमें इक्विटी और डेट दोनों ही है। इसमें लॉक इन के साथ भी आते हैं ये फंड। तो यहाँ पर जैसा आप भी अभी बता रहे थे कि लॉक इन में एक फायदा ये भी होता है कि बीच में जरूरत पड़ी तो अक्सर अदरवाइज लोग पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन लॉक इन होने से और उसका नाम में कुछ चिल्ड्रन या चाइल्ड वर्ड जुड़ने से थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट होता है और लोग उसमें बने रहते हैं। तो इस तरह के फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करें। बिल्कुल, तो चाइल्ड प्लान जो बताया है आपको फिलहाल पंकज जी ने, इस तरह के फंड्स भी अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो एक इमोशनल टच आपका बना रहता है, जैसा पंकज जी ने कहा। और बहुत शुक्रिया पंकज जी आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, शो में शामिल होने के लिए शुक्रिया आपका। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।